हेलो हाय एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं विशाल त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मगध महाजनपद के बारे में और हमने दो जो है राजवंशों के बारे में पढ़ा। पहला था हर्यक वंश और दूसरा था शिशुनाग वंश। मैंने ये भी कहा था कि नंद वंश और मौर्य वंश दोनों इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए हम दोनों जो है एक साथ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि नंद वंश और मौर्य वंश के बारे में आपको मतलब पूरा एक ओवरव्यू दे सकूं। अगर पॉसिबल हुआ तो मौर्य वंश को इसी वीडियो में रैप अप करेंगे और नहीं हुआ तो मौर्य वंश के बारे में स्टार्टिंग फेज पढ़ के और अशोक को जो है एक नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, क्योंकि अशोक ने काफी काम किए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं नंद वंश की। तो नंद वंश जो था इसके संस्थापक थे महापदम नंद। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक थे महापदम नंद। अब इसके बारे में थोड़ा सा एक पिछला आप ये समझ लीजिए कि इसके पहले था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो है जो शिशुनाग वंश का आखिरी राजा था नंदीवर्मन, उसकी हत्या करते हैं महापदम नंद और इन्होंने स्थापना की नंद वंश की। अच्छा, अब नंद वंश जो था ना वो कुछ हद तक अपने आप को जो है, जैसे ये देखिए, ये अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां पे बिहार है। तो नंद वंश वो कुछ हद तक अपने आप को फैलाने में सक्षम था, मतलब सक्षम होता, मतलब उस समय जो है नंद वंश जो था उसने बहुत फैलाव किया अपना। ठीक है, उसने अपना बहुत फैलाव किया। तो अब क्या होता है कि नंद वंश के संस्थापक थे महापदम नंद। ये भी मतलब एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही योद्धा टाइप के राजा थे। इसके बाद क्या होता है, इन्होंने क्या किया कि कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अब कलिंग कहां है, तो कलिंग यहां पे उड़ीसा के पास है। ठीक है, तो महापदम ने कलिंग पर आक्रमण किया और फिर एकराट की उपाधि धारण की। किसकी? एकराट की। तो अब आपसे पूछे अगर कि नंद वंश में किसने एकराट की उपाधि धारण की, तो आंसर होगा महापदम नंद ने। ठीक है, तो महापदम नंद के बारे में हमें इतना ही जानना है कि इन्होंने नंद वंश की स्थापना की और उसके बाद कलिंग जीत करके एकराट की उपाधि धारण की। उसके बाद शासक बनते हैं घनानंद। अब इनके बारे में आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और अब अपना हेडफोन जो आप लगा के इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से लगा लीजिए और ज्यादा नहीं 5 मिनट केवल बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये स्टोरी आपको समझ में आ गई तो आपको इसके साथ साथ मौर्य वंश भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं घनानंद की। घनानंद जो है ना एक बड़ा ही घमंडी राजा था। ठीक, अब ये इतना ज्यादा क्रूर था और इतना घमंड, अब चूंकि घमंडी क्यों था, क्योंकि उस समय मगध महाजनपद में जितने भी छोटे छोटे राजवंश थे, अगल बगल जितने 16 महाजनपद थे, उसमें सबसे प्रतापी और सबसे बड़ा जो है वो वंश हो गया नंद वंश। शक्ति के मामले में, सेना के मामले में, पैसे के मामले में। तो अब इसको हो गया घमंड। अब घमंड हो गया कि भाई हम तो सर्वशक्तिशाली हैं, हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता है। और देखिए जब घमंड हो जाता है ना तो बड़ा ही विनाश का दिन शुरू हो जाता है। होता क्या है, अब आप देखिए, अगर आप भारत को देखेंगे तो ये एरिया नॉर्थ इंडिया का है। कभी आपने ये नहीं देखा कि नॉर्थ इंडिया में इन्वेशन हुआ हो। इन्वेशन हमेशा जो भी हुआ है वो वेस्ट से हुआ है। क्यों ऐसा हुआ, अब इसको भी समझना चाहिए। देखिए नॉर्थ इंडिया में भी एक संगठित राजवंश चल रहे थे। ठीक है, साउथ में जाएंगे तो वहां भी संगठित राजवंश चल रहे थे, जैसे पाल थे, उसके बाद फिर चोल थे, ऐसे कई सारे थे, चालुक्य थे। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों में जो है ना संगठित राजवंश थे। तो सेना थी, राज्य मजबूत था, तो बाहरी आक्रमणकारी कोई भी आक्रमण करने से पहले 2 बार सोचता था। अब होता क्या था कि ये जो पंजाब और राजस्थान का एरिया था ये वाला, इसमें बड़े छोटे छोटे राजवंश थे, मतलब छोटे छोटे राजा थे जिसका एरिया छोटा सा है, उनकी सेना भी नहीं है। तो मैक्सिमम जो आक्रमण हुए वो इधर से ही हुए। ठीक, अब होता क्या है, घनानंद के ही समय, घनानंद चूंकि वो तो मस्त मौला था बिल्कुल एकदम घमंड में अपने चूर की, भाई हमसे कौन लड़ लेगा, हम नंद वंश के राजा हैं, हम तो सर्वशक्तिशाली हैं। चंद्रगुप्त जो है, घनानंद जो है एक आदमी था चाणक्य।
इनको बोला जाता है, इनका एक और नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। इनको कौटिल्य भी बोला जाता है, कई नाम थे इनके, लेकिन हम यहां पे चाणक्य की बात करेंगे, चाणक्य के नाम से। चाणक्य जो है एक पंडित थे, ठीक है। ये जब पश्चिम भारत के बारे में देखते हैं तो अब चूंकि देखिए धीरे धीरे हम बात करते हैं 600 से 100 BC में, और इसी समय 300 से लगभग 324 से 325 तक इस टाइम में ईसा पूर्व में यही काल है सिकंदर महान का, ठीक है। सिकंदर महान का, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक। अलेक्जेंडर भी यूरोप को जीतता हुआ आ रहा था भारत की तरफ, ठीक है। और भी कई राजा थे, ठीक है। जैसे ईरान के राजा थे और लोग थे, वो भी इधर आ रहे थे भारत की तरफ आक्रमण करने, क्योंकि भारत में क्या था, भारत में पैसा बहुत था, भारत समृद्ध बहुत था। तो अब चाणक्य जो है ये सब देख रहे हैं, चाणक्य समझते हैं कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, आगे की पॉसिबिलिटी क्या है। उन्हें ऐसा लगता है चाणक्य को कि अगर ये लोग भारत में कामयाब हो गए आने में, और क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आ रहे हैं पश्चिम से, और पश्चिम में इन्हें रोकने वाला कोई राजवंश है ही नहीं, यहां पे छोटे छोटे राजवंश है जिन्हें ये कुचल करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चाणक्य को पता था कि अगर भारत में जितने भी राजवंश उनको संगठित कर लिया जाए, उनको एक राजवंश के अंदर ला दिया जाए, एक छतरी के अंदर ला दिया जाए, तो शायद भारत पे कोई हमला करने की सोच भी नहीं सकता है। चाणक्य यहां पे भारत को सुरक्षित करना चाह रहे थे, लेकिन घनानंद तो भाई अपने ही मस्ती में था। उसको इतना घमंड हो गया था अपने वंश का या अपने राज्य का कि वो किसी को कुछ नहीं समझता था। अब चूंकि भारत में, वो भी उत्तर भारत में, उस समय सबसे बड़ा जो है राज्य था वो था नंदवंश का। तो चाणक्य सोचते हैं कि मैं अपनी इस दुविधा को सुलझाने के लिए चलता हूं नंदवंश के राजा के पास। चाणक्य चलते हैं राजा के पास, चाणक्य जाते हैं इसके दरबार में। अब ये अपना दरबार में बैठा है, आराम से मदिरा पी रहा है, मौज कर रहा है। इसका दरबारी आता है, कहता है हुजूर आपसे मिलने एक पंडित आया है। घनानंद कहते हैं कि भाई पंडित हमसे मिलने क्यों आया है, क्या काम है उसे। तो दरबारी कहता है कि साहब वो कह रहा है कि हम आप ही से मिलेंगे और आप ही को बताएंगे। घनानंद कहता है चलो बुलाओ उसको। चाणक्य को अंदर लाया जाता है। चाणक्य जब घनानंद के पास जाते हैं और घनानंद को देखते हैं तो चाणक्य को बहुत दुख होता है। उन्हें लगता था कि घनानंद चूंकि इतने बड़े राजवंश का, इतने बड़े राज्य का राजा है, तो बड़ा ही मैच्योर, बड़ा ही सरल होगा। लेकिन जब वो उसे देखते हैं, उसकी हालत को देखते हैं, उसके घमंड को देखते हैं, तो चाणक्य को बहुत ही बुरा लगता है। वो स्तब्ध रह जाते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं। बहरहाल फिर भी चाणक्य एक कोशिश करते हैं और महापदम नंद को जो है, घनानंद को जो है समझाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि प्रभु ये जो एरिया है ना, ये वाला, यहां विदेशी हमले की काफी संभावनाएं हैं। अर्थात आप अपनी सेना को यहां भेज दीजिए और अलग अलग राजाओं से बात करके एक संगठित सेना का भी निर्माण करिए। और नहीं तो ऐसा अगर नहीं होगा तो आपका भी राज्य खतरे में आ सकता है, क्योंकि अगर आक्रमण भारत पे होता है तो उसमें आपका भी राज्य शामिल है और हम फिर हो सकता है कि विदेशियों के गुलाम हो जाए। चाणक्य में हंसने लगता है, क्योंकि चाणक्य को तो बड़ा घमंड था भाई। चाणक्य हंस के कहता है, ऐ मूर्ख पंडित, मैं घनानंद हूं, मुझे कौन हरा सकता है? मेरे सामने खड़ा होने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ, तुम आने दो, हम देख लेंगे। चाणक्य बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। तो घनानंद को इतना घमंड रहता है कि वो चाणक्य को जो है बड़ी बेइज्जती कर देता है बीच दरबार में। और अति तो तब होती है दोस्तों जब घनानंद जो है, देखो पहले के जमाने के जो पंडित थे वो यहां पे एक चोटी रखते थे और वो चोटी खोलते नहीं थे, वो चोटियां बंधी रहती थी।
ऐसी ही एक चोटी चाणक्य की भी थी। तो घनानंद जो है वो चाणक्य को बेइज्जती करने के लिए, उनका तिरस्कार करने के लिए अपने दरबारी से कहता है कि इस पंडित की चुटिया खोल दो। अब चाणक्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करिए। लेकिन घनानंद तो घनानंद था, वो चाणक्य की चुटिया खोल करके बड़ा ही तिरस्कार करता है उनका अपने दरबार में। सब लोग हंसने लगते हैं। अब चाणक्य को बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं घनानंद को देख करके, और चाणक्य उसी दरबार में कसम खाते हैं घनानंद के सामने कि घनानंद, मैं चाणक्य की कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे राज्य को निस्तो नाबूद कर दूंगा। लेकिन यहां भी घनानंद हर चीज को मजाक में लेते हुए अपने नशे में, अपने अहंकार में चूर रहता है, और चाणक्य से कहता है कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो नंद वंश को चैलेंज कर सके, और चाणक्य को बाहर कर दिया जाता है। अब यहां पे बात आती है कि अब आगे ये स्टोरी कैसे चलेगी। तो स्टोरी ऐसे चलती है कि चाणक्य के एक बहुत ही सुयोग्य जो होते हैं उनके जो चंद्रगुप्त मौर्य, उनके शिष्य रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये कोई सैनिक नहीं रहते हैं, कोई राजा नहीं थे, कोई सैनिक नहीं थे, कोई महान योद्धा भी नहीं थे। अब सवाल यहां पे आप ये पूछेंगे कि सर, अगर ये योद्धा नहीं थे, सैनिक नहीं थे, राजा नहीं थे, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने सुनहरे अक्षरों में मौर्य वंश की स्थापना कैसे की, और कैसे मौर्य वंश का पताका पूरे मगध पर लहरा दिया। तो दोस्तों, कहा गया है ना कि एक गुरु जब चाह देता है तो वो अपने शिष्य को अर्श से शिखर तक ले जा सकता है। मतलब अगर ऐसे कहें कि फर्श से अर्श तक, मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर तक ले जा सकता है। चाणक्य वही गुरु थे और चंद्रगुप्त मौर्य वही शिष्य था जो अपने गुरु के लिए कुछ भी कर सकता था। और इसीलिए इस कहानी में एक नए किरदार चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री होती है, और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य मतलब अपने गुरु से सहायता पा करके और उनके तिरस्कार का या बेइज्जती का बदला लेने के लिए समय पे ही नंद वंश को खत्म करके, घनानंद को खत्म करके, और घनानंद की बेटी से, घनानंद की बेटी का नाम था दुर्धरा। घनानंद की बेटी का नाम क्या था? दुर्धरा। तो चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या करके और उनकी बेटी दुर्धरा से शादी करके मौर्य वंश की स्थापना करता है, और नंद वंश की समाप्ति हो जाती है। ये थी नंद वंश का पतन और मौर्य वंश के उदय की बात। अब इसमें जो है एक, जैसे आप बात समझिएगा, जब एक चीज खत्म होती है और दूसरी चीज शुरू होती है, तो ऐसा नहीं होता कि यहां से खत्म हुई और यहीं से शुरू हो गई। जैसे भारत में मुगल खत्म हुए और अंग्रेज आए, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन अंग्रेज भारत में आए और मुगलों से कहा भाई निकलो, अब भारत हमारा है, और भारत में उनका शासन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, एक वंश से दूसरे वंश में की स्थापना और पहले वंश का पतन और दूसरे वंश के उत्थान का एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिस समय में वो जो पहला वंश था वो धीरे धीरे समाप्त होता है और जो दूसरा वंश है उसका धीरे धीरे उत्थान होता है। ठीक है, तो नंद वंश का पतन और मौर्य वंश का उत्थान, इसके भी बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड था। रीजन ये है कि नंद वंश भी अपने आप में एक बड़ा ही और विशाल वंश था, एक अच्छे खासे राज्य पे इनका शासन था, और मौर्य वंश का तो क्या ही कहें, इसने तो पूरा इतिहास ही बदल दिया। तो दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड था उसे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए होप करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।